है ना, एलिगेशन वाला। अरे बोट एंड स्टीम में होगा, पहले टाइम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो हो जाने दो। सीएचएसएल की भर्ती आ गई, चलो आ जाने दो। हाँ हाँ कुलदीप, रिचार्ज बहुत महंगा हो गया है, कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, सवाल नंबर 36 बनाइए आप लोग। मैंने ये बोला था कि ये क्वेश्चन है, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था सिंपल इंटरेस्ट पे। जैसे मैंने क्या बताया था, 9600 को इन्वेस्ट किया गया है दो पार्ट में, एक पार्ट 11% पर एनम पे और दूसरा 15% पर एनम पे, ठीक है। और 4 साल में जो ब्याज है वो है 5088 रुपए। तो बताइए डिफरेंस बिटवीन बोथ पार्ट का डिफरेंस क्या है। तो देखिए 9600 रुपए को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट को 11% पर एनम पे और सेकंड पार्ट को 15% पर एनम पे। फर्स्ट पार्ट को 11% पर एनम पे, सेकंड पार्ट को 15% पर एनम पे। क्या 15% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 11% प्लस 4%। 15% को हम ब्रेक करके इस प्रकार से लिख सकते हैं 11% प्लस 4%, ठीक है। ओके, इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 4 years इज रुपीज 5088, 4 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट 5088 रुपए, तो बताइए दोनों पार्ट का डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पर भी 11% सिंपल इंटरेस्ट है, सेकंड पार्ट पर भी 11% सिंपल इंटरेस्ट है एक साल में। तो ओवरऑल एक साल में आपको 9600 रुपए पे 11% सिंपल इंटरेस्ट तो मिलना ही है। अब 9600 का 11%, 11×66 का 6 और हां से लगा 6, 1199 और 6 105, 1056 रुपए। तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 1056 रुपए मिलता है। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट जो है 4 साल में कितना मिला, 4 साल में 5088 रुपए। अगर 4 साल में 5088 रुपए मिलता है तो हर साल तो बराबर बराबर है ना। एक साल में कितना मिलता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 1272 रुपए। 1272 रुपए एक साल में सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा गया, 12 में से 6 गया, 6 में से 5 गया, 216 रुपए। 216 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आपका एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत है। 216 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिला, ये 216 ब्याज एक्स्ट्रा क्यों मिला है। ओके सेकंड पार्ट को ना, एक्चुअली सेकंड पार्ट पे 4%, सेकंड पार्ट पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लिया गया है, जिसकी वजह से एक साल में 216 रुपए ज्यादा ब्याज मिला। तो सेकंड पार्ट का 4% जो है, सेकंड पार्ट का 4% 216 के बराबर है। तो सेकंड पार्ट का 100% कितने के बराबर होगा, 4 पंजे 20, 5400 रुपए के। तो सेकंड पार्ट का 100% 5400 रुपए के बराबर होगा, मतलब सेकंड पार्ट की वैल्यू 5400 रुपए आ गई। अगर इसके लिए 5400 रुपए है और दोनों का सम 9600 है, तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 4200 रुपए। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 4200 रुपए। मतलब फर्स्ट पार्ट 4200 रुपए, सेकंड पार्ट 5400 रुपए। पूछा दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। डिफरेंस हो जाएगा 1200 रुपए, 1200 रुपीज। ठीक है अभिषेक, अरे ये वाला पैटर्न समझ गए आप लोग। त्यागी भैया ये कल भी तो बताया था हमने। यहां पे हमने क्या किया, हमें हमने परसेंटेज ब्रेक मेथड लगाया भैया, परसेंटेज एलिगेशन से भी हो जाएगा, ये मैंने कल भी बताया था, इजी है, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन लिए थे मैंने इस पैटर्न पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये बनाइए, अब ये वाला क्वेश्चन करिए। ये भाई टफ क्वेश्चन है, ये मजेदार बेहतरीन जबरदस्त लॉजिकल क्वेश्चन, खतरनाक वाला, इसको सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 38। अरे 9600 का 11% निकाला ना, सॉरी 9600 नहीं, 5088 का, 5088/4 किया हमने। हाँ रोबिन, कोई बात नहीं जॉन। देखिए सवाल नंबर 38 बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ रुपीज 90,000 इन 3 स्कीम ए बी एंड सी एट द रेट ऑफ 16%, 19% एंड 31% पर एनम रेस्पेक्टिवली। एक आदमी ने टोटल 90,000 रुपए इन्वेस्ट किया 3 स्कीम में, 3 स्कीम ए बी सी में एक आदमी ने टोटल 90,000 रुपए इन्वेस्ट किया। स्कीम ए में 16% रेट है और स्कीम बी में 19% है और स्कीम सी में 31% रेट है सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक कोई डाउट है। टोटल कितना इन्वेस्ट किया, 90,000। टोटल अमाउंट जो है उसने इन्वेस्ट किया है वो 90,000 क्या, 90,000 रुपीज, ए बी सी तीनों स्कीमों में मिलाकर। अच्छा द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी 50% मोर देन दैट अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। ये अच्छी बात बोली है, यहां पे यही साफ साफ बोल रहा है कि स्कीम सी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो स्कीम ई से 50% ज्यादा है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। मतलब अगर स्कीम ए में उसने अगर 2 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया तो स्कीम सी में उसने 3 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया, 2:3 के रेशियो में उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। बताइए टोटल अमाउंट इसने स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया है। यदि उसको टोटल जो अमाउंट हो गया है 1,50,300 रुपए है 3 साल में, यदि 90,000 रुपए की धनराशि 3 साल बाद 1,50,300 रुपए की होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, आपको यह दिया हुआ है कि स्कीम ए में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 16%। आपको दिया गया स्कीम सी में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 31%। जबकि स्कीम ए और स्कीम सी में 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। तो आप ये नहीं निकाल सकते कि स्कीम ए एलिगेशन से स्कीम ए, ध्यान से सुनना भैया, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो वरना निकल जाएगा हाथ से। ध्यान से सुनिए,
स्कीम ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया 16%, स्कीम सी में कितना पैसा 31% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जबकि स्कीम सी में स्कीम ए से 50% ज्यादा इन्वेस्ट किया गया। तो क्या आप यहां पे एलिगेशन लगाकर या डेविएशन लगाकर ये नहीं निकाल सकते कि स्कीम ए और स्कीम सी में ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्या आप ये नहीं निकाल सकते? मुझे बताइए, स्कीम ए और स्कीम सी में ओवरऑल ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्या आप ये नहीं निकाल सकते? बताइए। रचना थोड़ा फास्ट हो जाओ। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सभी को समझ में आ गया? और एलिगेशन का फंडा हमने क्या बता रखा है कि 16 और 31 का ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है 15%, यही डिफरेंस 2:3 में ब्रेक होता है। तो 15 को 2:3 के रेशियो बांटोगे तो 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, तो 2% की वैल्यू, 2 की वैल्यू 6 आ जाएगी और 3 की वैल्यू 9% आ जाएगी। अरे हमने क्या बता रखा है भैया फंडा? ये बता रखा है 16 और 31 का जो डिफरेंस है ना 15, यही डिफरेंस 2:3 में ब्रेक होता है। तो 15 को 2:3 के रेशियो बांटो, 6% हो गया, ये 9% हो गया। नाउ ये देखो, मीन वैल्यू 16 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी? 9 बड़ी होगी, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा मीन वैल्यू आ गई 25%। मीन वैल्यू 31% से छोटी होगी, कितनी छोटी होगी? 6%, तो यहां पे अभी भी 25% ही आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि स्कीम ए और स्कीम सी में ऑन एन इफेक्टिवली कितना उसको इंटरेस्ट मिला? 25% का। अगर मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो स्कीम ए और स्कीम सी में मिलाकर उसको कितना इंटरेस्ट मिला है? 25% का। 21% नहीं आएगा भैया, 25% आएगा, 25%। क्लियर है? बताओ, पहले मुझे यहां तक चीज बताओ आप लोग, पहले आप मुझे यहां तक बताओ कि आपकी चीज क्लियर हो गई। त्यागी, एलिगेशन बेटा, एलिगेशन। ठीक है, एक आदमी ने 90,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट किया 3 अलग अलग स्कीमों। पहली स्कीम उसको 16% ब्याज दे रही है, दूसरी स्कीम से उसको 19% ब्याज मिल रहा है, तीसरी स्कीम से उसको 31% ब्याज मिल रहा है। तो स्कीम ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, स्कीम सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 31%। ठीक है ना? और स्कीम सी में स्कीम ए से 50% ज्यादा इन्वेस्ट किया गया 2:3 के रेशियो में। तो ये जो डिफरेंस है ए और सी का डिफरेंस कितना है? 15%। ये डिफरेंस ही 2:3 के रेशियो में ब्रेक होता है। तो 15% को 2:3 में बांटो तो 2 की वैल्यू 6% होगी, 3 की वैल्यू 9% होगी। तो ऑन एन एवरेज जो है, जो ब्याज की जो दर आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है आपकी? 25%। बोलो हाँ। ब्याज की दर कितनी आ चुकी है? 25%। मतलब ए और सी में, स्कीम ए और सी में टुगेदर ऑन एन इफेक्टिव 25% ब्याज मिला। चलिए, अब मुझे बताइए, मुझे एक्चुअली में निकालना है कि स्कीम बी में उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबीसी में इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए। आप मुझे बताओ कि ए और सी स्कीम में मिलाकर 25% ब्याज मिल रहा है, स्कीम बी में कितना ब्याज मिल रहा है? 19%। स्कीम बी में कितना ब्याज मिला? 19%। अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो एलिगेशन लगाने के बाद जो है इधर बीच में मीन वैल्यू क्या जाएगी? एवरेज क्या आएगा? अरे मीन वैल्यू आएगी कि उसको ओवरऑल, अरे भैया यहां अगर बी है, यहां अगर आपका ए प्लस सी है, तो मीन वैल्यू ये आएगी कि टुगेदर बी प्लस ए प्लस सी, यानी कि तीनों स्कीमों में टुगेदर एक साथ ऑन एन एवरेज उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। आप मुझे बताओ, उसने 90,000 रुपए की राशि लगाई तीनों स्कीमों में, जो 3 साल में 1,50,300 रुपए हो गई। तो कहने का मतलब 3 साल में उसको 50,300 रुपए का ब्याज मिला। 3 साल में उसको कितना ब्याज मिला? 3 साल में उसको 50,300 रुपए का ब्याज मिला है। बोल दो हाँ। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 3 साल में अगर उसको 50, इफ ही गेट्स ए टोटल अमाउंट ऑफ इन 3 इयर्स, हाँ, यदि उसको 60,300 का 60,300 हो जाएगा ना, 60,000। 3 साल में उसको 60,300 रुपए ब्याज मिला है। तो एक साल में उसको कितना ब्याज मिला है? एक साल में उसको 20,100 रुपए ब्याज मिला है एक साल में। तो 90,000 रुपए की धनराशि पर उसको एक साल में 20,100 रुपए का ब्याज मिला। तो उसको इफेक्टिवली कितना परसेंट रेट मिला है? 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, तो ये आ जाएगा 201/9। ये 3 से फिर से कट जाएगा, 3 × 18, 3 × 7 21 और 3 × 3 9, 67/3%। तो ये आ गया 67/3%। बोल दो भैया, ये आ गया 67/3%। मतलब उसको ऑन एन एवरेज तीनों स्कीम ए बी और सी में मिलाकर एक साल में 67/3% ब्याज मिला है। बोलो यहां तक कोई डाउट है? आप हमको भैया खुद ही बताइए कि स्कीम ए और सी में एलिगेशन लगा के मैंने पता लगा लिया कि ए और सी में उसको 25% ब्याज मिला है, स्कीम बी में 19% ब्याज, लेकिन तीनों स्कीमों की धनराशि 90,000 रुपए से 1,03,300 रुपए हो गई। तो 3 साल में कितना ब्याज मिला? अरे इसमें से घटाओ 1.5 में से इसको, 60,300। अगर 3 साल में 60,300 रुपया, तो एक साल में 21,300। 90,000 रुपए पे 21,000, 20,100, 90,000 पे 20,100 रुपए का ब्याज मिलता है। तो ब्याज की दर कितनी है? 67/3%। अब यहां पे एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन लगाने का शॉर्ट फंडा बता रखा है हमने कि अगर बटे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 19 तिया 57, 25 तिया 75 और ये 67। तो आप यहां खुद ही समझ सकते हैं कि 75 में से 67 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और 67 में से 57 चला जाएगा तो 10 बचेगा। तो रेशियो आ गया 8:10, और 8:10 का मतलब होता है 4:5, यानी कि 4:5। कितना? 4:5। रेशियो आ गया 4:5। ये किसका रेशियो है? अगर मैं रेट पे
पे एलिगेशन लगा रहा हूं तो रेशियो आता है तुम्हारा प्रिंसिपल का। किसका रेशियो आता है? प्रिंसिपल का रेशियो आता है। मतलब स्कीम बी में अगर उसने 4 यूनिट पैसा लगाया है तो स्कीम ए प्लस सी में मिलाकर उसने 5 यूनिट पैसा लगाया, रेशियो यहां से ही आ गया। स्कीम बी में अगर उसने 4 यूनिट पैसा लगाया तो ए प्लस सी स्कीम में मिलाकर उसने 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया, यहां से इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। टोटल इन्वेस्टमेंट उसका 90 है। स्कीम बी में 4 यूनिट, ए प्लस सी में 5 यूनिट, टोटल इन्वेस्ट हो गया उसका 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मतलब 90,000 रुपए के बराबर है। तो स्कीम बी में 4 यूनिट इन्वेस्ट किया तो 4 यूनिट का मतलब 40,000 रुपए के बराबर हो गया। तो स्कीम बी में उसने 40,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। आंसर है बी ऑप्शन। सीट तो डलवाई है यार हमने। ऑलरेडी सीजल का पूछा हुआ सवाल है ये। क्लियर है? नहीं, ये प्री का सवाल नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है। प्री में इतना टफ सवाल नहीं आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पेपर में ऐसे करोगे, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। चलिए, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया इसको, इससे ज्यादा हम स्लो नहीं करवा सकते। ये वाला बनाइए अब। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर बैंकिंग एग्जाम के लिए ज्यादा फेवरेट है बैंकिंग का। ध्यान से सुनिए। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 6.5% पर एनम फॉर फर्स्ट 4 ईयर, 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 7 ईयर, 10% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 11 ईयर्स। इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 19 ईयर्स इज 43040, फाइंड द सम। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, आप हमारी बात को गौर से सुनिएगा। सपोज प्रिंसिपल है 100%, प्रिंसिपल है 100%, ये तो 100% ही होगा। यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो 6.5% है पहले 4 सालों के लिए। तो फर्स्ट 4 इयर्स के लिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6.5% पर एनम। ठीक है। और अगले 7 सालों के लिए, नेक्स्ट 7 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9% पर एनम। तो 7 और 4 11 साल हो गए, और 11 साल की अवधि के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है तुम्हारा 10% पर एनम का। इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 19 ईयर्स, अगर कहानी 19 साल की है तो 7 4 11 साल तो ये हो गए, तो अभी और कितने साल बचे हैं? 8 साल और बचे हैं। ठीक है। अब ये बोला कि 19 साल के बाद अमाउंट 43,040 रुपए हो गया। अमाउंट 43,040 रुपए हो गया तो प्रिंसिपल बताना है, सम बताना है। अगर एक साल में 6.5% तो 4 साल में 26% ब्याज मिला होगा यहां पे। अगर एक साल में 9% तो इन 7 सालों में 63% ब्याज मिला होगा। अगर एक साल में 10% तो 8 साल में 80% ब्याज मिला होगा। तो कुल मिला के इन 19 सालों में कितना ब्याज मिल गया? 6 3 9 और 6 2 8 और 8 16, 169%। कितना ब्याज मिल गया? 169% ब्याज मिल गया। अगर 19 सालों में 169% सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हुआ और 100% प्रिंसिपल था, तो कुल मिला के 19 सालों में 100% प्रिंसिपल और 169% का ब्याज, टोटल 269% हो गया। अमाउंट 269% हो गया, रुपीज में हो गया 43,040 रुपए। अरे क्लियर है? तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 269 एकम 269, 9 छिक्का 54, 160। 1% के लिए 160 पूछा है प्रिंसिपल 100%, 100% की वैल्यू 16,000 रुपए। आंसर इस क्वेश्चन का 16,000 रुपए है, बी ऑप्शन। ठीक है। बताएंगे, आर्यभट्ट बताएंगे भैया। ये इजी है। पहले हमको ये बताओ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? अरे पहले ये बताइए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? हाँ ठीक है। कोई क्वेश्चन बीच में छूट गया तो हम वो करा देते हैं। 37 तो हमने, और 38, अच्छा 39 नंबर छूट गया ना बीच में। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं 39 नंबर। ये बनाओ। हाँ पहले 39 बना लीजिए। अच्छा राहुल, है। और 7 साल के पीरियड के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम है। यदि टोटल सिंपल इंटरेस्ट 13 साल के लिए, तो कहानी यहां 13 साल की है यहां पे, लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया 9,270, पूछा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये तो आसान है, उससे आसानी सवाल होगा। अगर प्रिंसिपल 100% है, दो तरीके से लैंग्वेज यूज की जा सकती है। अगर प्रिंसिपल 100% है तो पहले 3 सालों में ब्याज मिल रहा है 8%, तो कितना ब्याज हो जाएगा? 24% प्लस अगले 4 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%, तो एक साल में 8.5% ब्याज, तो 4 साल में 34%।
कहानी हो गई। और टोटल 13 साल है तो अभी 6 साल और बाकी है, तो इन 6 सालों में 7.5% पर एनम के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? 45%। तो टोटल ब्याज होगा 5 4 9 4 13 का 3 2 1 3 3 6 4 10 103%। और 103% की वैल्यू 9,270 रुपए है, तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,000 रुपए। तो प्रिंसिपल 9,000 रुपए आ गया। देखो ये और भी आसान है। तो दोनों लैंग्वेज जो है यूज करता है, ठीक है। एक बार हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट दे दे, एक बार हो सकता है आपको अमाउंट दे दे, ठीक है। ये बनाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। भी घुमा फिरा के लैंग्वेज पेपर में आ सकते हैं, वो हर एक वैरायटी में कवर कर रहा हूं। और ऐसा ही कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फेवरेट टॉपिक है हमारे। अरे 3 4 7 6 13 ही तो हुआ अंकित। A person deposits certain money at the starting of each year, ठीक है। If the rate of interest is 13% per annum, at the end of third year the total amount is 24948 rupees. Then find how much money he deposited each year. ये बनाइए। अच्छा कपिल। वेरी गुड गिरीश। देखो मैं आपको चीज समझाना चाहता हूं, अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से देखो। जैसे ये चल रहा है तुम्हारा साल 2017, ये चल रहा है साल 2018, और ये साल 2019 का स्टार्टिंग। अब एक आदमी जो है हर साल के स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है। सपोज साल 2017 के स्टार्टिंग में उसने 100 यूनिट डिपॉजिट किया, साल 2018 के स्टार्टिंग में भी 100 यूनिट डिपॉजिट किया, और साल 2019 के स्टार्टिंग में भी 100 यूनिट डिपॉजिट किया। तो 3 साल की कहानी होगी। हर साल के शुरुआत में वो सेम अमाउंट 100 यूनिट डिपॉजिट कर रहा है, और 3 साल के बाद जो है टोटल अमाउंट इतने रुपए हो गया, और ब्याज की दर है 13%। आप मुझे बताओ उसने साल 2017 में डिपॉजिट किया था, तो 2017 का एक साल का, 2018 का एक साल का, 2019 का एक साल का, 3 साल में 13% पर एनम के हिसाब से 39 यूनिट का ब्याज मिल जाएगा, 39 यूनिट का ब्याज मिल जाएगा। आप मुझे खुद ही बताओ, इसने साल 2018 के स्टार्टिंग में लगाया था पैसा, तो 2018 का और 2019 का 2 साल का ब्याज मिल जाएगा। तो एक साल में 13%, तो 2 साल में 26%, 26 यूनिट का ब्याज मिलेगा। आप मुझे बताओ इसने 2019 के स्टार्टिंग में 100 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया था, तो 100 यूनिट का 13%, 13 यूनिट आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो कुल मिला के 100 300 यूनिट तो ये हो गया, और 39 78 यूनिट ये हो गया। तो 378 यूनिट हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है? 24948। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू देखो, ये तुम्हारा 6 बार तो जाएगा ही जाएगा। अगर ये 8 है और ये 8 है, 378 24948, हाउ मच मनी ये डिपॉजिट? तो 8 दिया 24। इसमें कुछ प्रॉब्लम है ऑप्शन में कहीं? 24948 378, एक सेकंड, 24948 63, 63 तो नहीं है इसका, 66 होना चाहिए भाई। 13 या 39, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 378, तो ये 63 तो नहीं जाएगा। 63 कितनी बार जा रहा है ये? यूनिट डिजिट का 63 नहीं होना, 3 8 24 4 हो जाएगा, 66 आएगा। एक यूनिट के लिए 66 आएगी भाई, ये आंसर नहीं है, 66 आएगी। और 100 यूनिट के लिए हो जाएगी 6600 रुपए। 6600 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यूनिट डिजिट चेक करो ना, हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर 378 के लिए 24948 है तो कंफर्म है 6 तो आना ही आना है। फिर अगर ये 8 है तो 8 छिंग 48 होता है, तो 6 आएगा। एक यूनिट के लिए 66, तो 100 यूनिट के लिए 6600, ये आंसर है। बोलो यहां पे किसी भैया को कोई डाउट आया हो? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक आदमी जो है इसकी लैंग्वेज को ध्यान से पकड़िए। ए पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। एक आदमी हर साल की स्टार्टिंग में सर्टेन मनी डिपॉजिट करता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% का है और 3 साल के बाद जो है टोटल अमाउंट 24,948 रुपए। तो बताइए हर साल की स्टार्टिंग में कितना पैसा डिपॉजिट करता है? तो 2017 2018 2019 3 साल हो गए। हर साल की स्टार्टिंग में सपोज 100 यूनिट जो है डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो जो और ब्याज की दर 13%। जो उसने सन 2017 में पैसा इन्वेस्ट किया है, 2017 2018 2019 3 साल का ब्याज मिलेगा ना इस पे, 39। अरे यार एक साल में अगर 13% ब्याज है तो 3 साल में 39% होगा कि नहीं? अरे एक साल में अगर 13% ब्याज है 100 यूनिट पर, तो 3 साल में 39% होगा इस पे। ये 2018 के स्टार्टिंग में लगा है, तो परसेंट मिलेगा 26 यूनिट। ये 2019 के स्टार्टिंग में पैसा लगाया है, एक साल में 13% ब्याज मिलेगा, पूरा 2019 का एक साल का 13%, तो टोटल 300 यूनिट तो प्रिंसिपल इन्वेस्ट हो गया, और टोटल तुम्हारा 78 यूनिट ब्याज हो गया। तो 378 की वैल्यू दे रखी है, ये बनाओ।
समझ आ गया ना? कपिल, अरे बनाओ। हाँ माया बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? हाँ 100 यूनिट की जगह 1 यूनिट मान लो, 100% मान लो, बात तो एक ही है। नेट बहुत लग रहा है आज। अरे हमने बता तो दिया यार रिपीट करके। ये बनाइए भाई। A person invested 5/12 of total principal at 9% per annum, 2 by 9 part at 11% per annum, remaining part at 16% per annum simple interest. If the total simple interest in 1 year is 38790, find the total investment. Total investment आपसे पूछा है, मतलब एक आदमी जो है टोटल प्रिंसिपल का 2/9, टोटल प्रिंसिपल का 2/9 इन्वेस्ट करता है 9% पर एनम की रेट से, और तो 5/12, सॉरी 5/12, 5/12, 5/12 जो है वो इन्वेस्ट करता है 9% पर एनम के हिसाब से, 2/9 पार्ट इन्वेस्ट करता है वो 11% पर एनम के हिसाब से, और रिमेनिंग जो जितना बचा रिमेनिंग पार्ट को इन्वेस्ट करता है वो 16% पर एनम के हिसाब से। यदि टोटल सिंपल इंटरेस्ट एक साल का इतनी रुपया है तो टोटल इन्वेस्टमेंट बताइए। तो आसान क्वेश्चन है। अच्छा 12 और 9 का एलसीएम होता है 36, तो आप ये मान लो कि प्रिंसिपल आपका 36 है, तो 5/12 का जब तुम 36 करोगे तो 12 तिया 36, 3 पंजे 15, 15 हो जाएगा 15। अरे प्रिंसिपल का रेशियो लिख रहा हूं कि प्रिंसिपल अगर 36 यूनिट है तो 15 यूनिट लगाया इस पे, 36 का 2/9, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा 8। अरे ठीक है, तो 36 में से 15 8 23 इन्वेस्ट हो चुका, तो बचा कितना है 13। अरे भैया 15 8 23 और 23 और 13 होता है 36। बोलो यहां तक सही है, क्लियर है? तो ये आ गया तुम्हारा, ठीक है ना? मतलब टोटल प्रिंसिपल जो है इस रेशियो में है, 15:8:13 के रेशियो में ब्रेक किया, और इस पे 9% ब्याज, इस पे 11%, इस पे 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पे आपके पास दोनों ही तरीके हैं, या तो बेसिक से कर लो या फिर डेविएशन से कर लो। बताए कैसे बता दे? अनब्लॉक हो विकास, टेंशन ना लो। देखो हम ये करते हैं कि प्रिंसिपल, देखो मुझे ना परसेंटेज तो निकालना ही है। मैं प्रिंसिपल माना है मैंने 36, 36 का आगे 2 जीरो बढ़ा लो। सपोज प्रिंसिपल 3600 यूनिट है, तो ये 1500 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 1300 हो जाएगा। 2 जीरो बढ़ा लो अपनी मर्जी से। 2 जीरो में इसलिए बढ़ा रहा हूं जिससे कि कैलकुलेशन आसान रहे। आप मुझे बताओ कि अगर 1500 यूनिट तुम्हारा प्रिंसिपल है, उस पर 9% ब्याज मिलता है, तो एक साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 15 निम्मा 135 यूनिट। अगर 800 यूनिट प्रिंसिपल है, 800 का 11%, एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 88 यूनिट। अगर 1300 यूनिट प्रिंसिपल है तो 13 × 16 160 प्लस 48, कितना ब्याज मिलता है? 208 यूनिट। तो कुल मिला के एक साल में कितना इंटरेस्ट बना मेरे भाई? 8 8 16 5 21 का 1 हासिल लगे, 2 3 और 2 5 8 13 का 3 हासिल लगा, 1 1 और 1 2 और 2 4, 431 यूनिट, 431 यूनिट टोटल तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट बना। इसकी वैल्यू हो गई है 38790। तो एक यूनिट की वैल्यू 38790, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना सिंपल इंटरेस्ट है? इतना। तो एक यूनिट के लिए 9 बार चला गया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 90 रुपए। अगर एक यूनिट के लिए 90 रुपए आ गई तो आपसे पूछा कुल प्रिंसिपल, तो कुल प्रिंसिपल कितना? 3600 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 324 के आगे 3 जीरो, 3,24,000 रुपए आपका टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये बेसिक से हो गया, जिसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? एलिगेशन से टैग बहुत लेंदी हो जाएगा। इजी है, चलो इनको निपटाओ भी सवालों को, अब जल्दी से बनाओ। अभी आ रहा है यहां से टफ क्वेश्चन, अब ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसको डाइजेस्ट करो, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अरे कुशाग्र हमने 2 जीरो बढ़ा लिया अपनी मर्जी से कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बेटा। ठीक है विशाल, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर सॉल्व करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तगड़ा सवाल बना दो। इंस्टॉलमेंट वाले भी करवाएंगे गर्व, पहले ये तो कर लो। देखिए, ए पर्सन इन्वेस्ट सम मनी एट 18% सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक साल के बाद उसने 13,800 रुपए निकाल लिया, तो अब जो है उसका प्रिंसिपल 13,800 रुपए जो है ही विदड्रॉज रुपीज
13,800 रुपए, उसका प्रिंसिपल 13,800 रुपए कम हो गया। एक आदमी ने एक बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया 18% सिंपल इंटरेस्ट से, कोई दिक्कत नहीं, तो प्रिंसिपल तो है ही, एक साल में उसको कुछ ना कुछ ब्याज मिल गया होगा। अच्छा ठीक है, उस एक साल के बाद क्या किया उसने, 13,800 रुपए निकाल लिए, तो उसका जो है ना प्रिंसिपल कम हो गया। अगर उसने सपोज पहले 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया था तो 20,000 रुपए पे उसके ब्याज मिल रहा होगा। अब उसने क्या किया, एक साल बाद 13,800 रुपए निकाले, तो उसके पास कितने बचे, 6200 रुपए बचे। तो अब उसका जो प्रिंसिपल है, जो नया प्रिंसिपल है, वो केवल 6200 रुपए ही रह गया। ऐसे समझो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल में से ही निकालेगा वो आदमी, बैंक का रूल यही होता है। अब हुआ क्या, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट इज डिक्रीज्ड बाय 3% पर एनम। अब जो है बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 3% कम कर दिया, पहले 18% था, अब जो है 3% कम, यानी कि 15% हो गया, 3% पर एनम 15% हो गया। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर इज 3% पर एनम, 3% यूनिट कर लीजिए, ठीक है ना, 3% पॉइंट कर लीजिए, पॉइंट से डायरेक्ट डिक्रीज कर देते हैं, 18% से 3% घटा दो, 15% ही रह गया। सेकंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का कितना है, 19/32 है। तो बताइए इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्या आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है? अरे क्लियर तो दिख रहा है, 48 आ गया। हाँ हाँ, एक आदमी कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है 18% सिंपल इंटरेस्ट से, एक साल बाद उसने 13,800 रुपए निकाल ले, यानी कि प्रिंसिपल 13,800 रुपए कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है 3% पॉइंट कम हो गया। सेकंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का 19/32 है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताइए, बताओ भाई, हानिश ऑप्शन से बनाओ। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, आपको यहां पे निकालना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आपको यहां पे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं प्रिंसिपल की वैल्यू निकालूं तो प्रिंसिपल होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे रेट इंटू टाइम, यही होता है, इंटू टाइम। क्लियर है? अब मेरे पास यहां पे दो कहानी है, एक तो फर्स्ट ईयर की कहानी है, एक सेकंड ईयर की कहानी है। तो प्रिंसिपल डिपेंड करता है सिंपल इंटरेस्ट पे, क्या है 100 तो कांस्टेंट है, रेट पे और टाइम पे। आप इसमें से किसी को भी छेड़ोगे तो प्रिंसिपल भी चेंज होगा। अब आप मुझे बताइए कि यहां पे टाइम पीरियड तो सेम है, ये एक साल का टाइम पीरियड, सेकंड ईयर का ये भी एक साल का टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड पे आपका प्रिंसिपल डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड तो दोनों साल बराबर, ये पहले साल भी दूसरे साल भी, 100 तो कांस्टेंट नंबर है, इस पे भी नहीं, यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और रेट के रेशियो पर। यहां पे साफ साफ बोला गया है कि आपने किया क्या है कि सेकंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का 19/32 है, मतलब अगर फर्स्ट ईयर में 32 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिला है तो सेकंड ईयर में केवल 19 रुपए मिला है। ये तुम्हारे सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो, ये किसका रेशियो है, ये आपके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है। अगर मैं रेट की बात करूं तो पहले साल आपका रेट 18% पर एनम है, दूसरे साल जो है, अगर मैं रेट की बात करता हूं, रेट की पहले साल रेट 18% पर एनम है, दूसरे साल 3% यूनिट कम कर दो, यानी कि 15% यूनिट पर एनम है। तो अगर आप इस जस्ट रेशियो को डिवाइड कर दो तो ये जो रेशियो आ जाएगा, ये किसका रेशियो आ जाएगा, प्रिंसिपल का। ये रेशियो किसका आना चाहिए, ये रेशियो आना चाहिए फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल और सेकंड ईयर के प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। तो आप मुझे खुद ही बताओ, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा यहां पे, ठीक है, और ये 3 चिंग 18 और 3 पंजे 15, और कुछ कटेगा क्या, और 2 से 16 और 2 तिया 6, यानी कि ऐसे कैसे गुणा कर दो, 16 पंजे 80 और 19 तिया 57, ये आ गया 80:57, यानी कि फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल और सेकंड ईयर के प्रिंसिपल का रेशियो 80:57 है। फर्स्ट ईयर में जो पैसा इन्वेस्ट किया था, सेकंड ईयर में आते ही वो 13,800 रुपए विदड्रॉ कर लिया, मतलब कितना विदड्रॉ किया यहां पे, 80 से 57, 23 यूनिट का विदड्रॉ किया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13,800 रुपए पैसे निकाले हैं बैंक से, तो 23 का मतलब 13,800 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब 600 रुपए, अगर 1 यूनिट का मतलब 600 रुपए, तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था बैंक में इनिशियली, 80 यूनिट, तो 80 यूनिट का मतलब हो जाएगा 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज। आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है? ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा। बेसिक से बहुत लेंथी है ये क्वेश्चन। टाइम कांस्टेंट कैसे है? अच्छा फर्स्ट ईयर में आप पैसा लगा रहे हो, फर्स्ट ईयर कितने टाइम का होता है, 1 साल का, उसमें भी टाइम 1 साल है। सेकंड ईयर में पैसा लगा रहे हो, उसका टाइम पीरियड भी 1 साल है। इट्स वेरी वेरी लॉजिकल। अरे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है, जैसे मैं आपसे कहूं इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, 2/3 रेशियो 4/5, तो इसका मतलब क्या होता है, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, यही मतलब होता है ना 10:12। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 और 5 के एलसीएम 15 से, तो अभी भी तो सेम ही चीज आएगी, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 के 15, 3 चौक 12, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, रेशियो मेथड इज द बेस्ट। आप देखो जब भी आप ऐसा सवाल देखो सिंपल इंटरेस्ट में कि एक चीज हमेशा बाकी 3-4 वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, 3 वेरिएबल पे, तो इसमें से देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, किस रेशियो में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रेशियो सेट कर लो।
अरे एसआई का डिफरेंस नहीं है, उसने एक साल बाद 13,800 रुपए विदड्रॉ किया, प्रिंसिपल में से 13,800 विदड्रॉ किया, एसआई का डिफरेंस नहीं है वो। नहीं प्री में तो अब जो सवाल है वो हाई लेवल के चल रहे हैं, प्री में बहुत आसान क्वेश्चन आता है। ये बनाइए, देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन टू पार्ट, एक सम ऑफ मनी को दो पार्ट में इन्वेस्ट किया गया इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट के लिए 16% पर एनम पर 18 साल के लिए इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट पर 22% पर एनम के हिसाब से 15 साल के लिए। सम ऑफ मनी बताना है यदि दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस 4200 है। ये तुम्हारे एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है, ठीक है। देखिए कुछ एक अमाउंट को प्रिंसिपल को दो पार्ट में ब्रेक किया, P1 और P2 में। पहले पार्ट पे क्या है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट पर 16% पर एनम के हिसाब से 18 साल के लिए जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, ये इक्वल है तुम्हारा 22% पर एनम के हिसाब से 15 साल के सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये चीज आपको इक्वल दी हुई है, तो यहां परसेंटेज से परसेंटेज आपको कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3/16 हो जाएगा, तो से P1 बाई P2 का जो रेशियो है 11 पंजे 55 और 8 छिंग 48 आ जाएगा, 55/48। तो P1 की वैल्यू 55 यूनिट है, P2 की वैल्यू 48 यूनिट है, दोनों का डिफरेंस है 7 की वैल्यू 4200 रुपए दी हुई है, एक की वैल्यू 600 रुपए दी हुई है। आपसे पूछा टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 55 यूनिट प्लस 48 यूनिट, 8 5 13 का 3, 5 और 1 6 4 10, 103। तो 103 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 618। भाई 3 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना 600 से, 61800। डी ऑप्शन, डी है। हाँ विड्रॉ से ही अर्पित विड्रॉ, प्रिंसिपल से विड्रॉ किया है हमने। क्लियर है, ये बनाओ। चौवालीस 45 46। ओके पहले ही वाला करो आप, 46 नंबर क्वेश्चन। अच्छा बबली, आज डाटा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है क्या? ये बनाइए सवाल नंबर 46 बनाइए पहले। पैंतालीस करा दूंगा, पहले ये बनाइए। अब दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। आज बच्चों का डाटा क्यों ज्यादा खत्म हो रहा है? 800 MB चला गया, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। बनाइए भाई। देखो 21,750 रुपए को इन्वेस्ट किया गया एक पर्सन द्वारा बैंक अकाउंट में दो बेटों के नाम, जिनकी एज है प्रेजेंट में 9 साल और 13 साल, इस तरीके से कि जब वो 21-21 साल के होंगे तो 4.5% पर एनम के हिसाब से उनको जो अमाउंट है वो इक्वल मिले। तो यंगर चाइल्ड का शेयर बताना है, यंगर चाइल्ड का शेयर बताना। अब सुनना गौर से बेटा, देखो एक आदमी के दो बच्चे हैं, ये हो गया, इसकी जो एज है ये है 9 साल। एक आदमी के दो बच्चे, इसकी एज है 9 साल। एक आदमी का दूसरा बच्चा है, इसकी एज है 13 साल। तो ये यंगर चाइल्ड है, स्माइलिंग है, और ये 13 साल का है। अब हुआ क्या, इनके पिताजी ने इनके नाम पे 21,750 रुपए बैंक में डलवा दिए, ठीक है, और उन पे ब्याज भी मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? पैसे पे 4.5% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो 21,750 रुपए इन्वेस्ट किए, सपोज P1 इसको दे दिया, P2 इसको दे दिया, मतलब 21,750 रुपए को ब्रेक करके कुछ पैसा इसको दिया, कुछ पैसा इसको दिया। इस तरीके से दिया कि बेटा जब ये तुम्हारे दोनों 21-21 साल के हो जाएंगे तो इनको सेम अमाउंट मिले, इक्वल अमाउंट मिले। जब ये दोनों 21-21 साल के हो जाए तो जो इनको
अमाउंट मिले वो इक्वल होना चाहिए। 21 साल की एज तक जब ये आए तो इनको इक्वल अमाउंट मिले। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलकर जो धनराशि आए वो हमेशा क्या रहे, इक्वल हो। तो यहां पे आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ ये बेटा 9 साल का है, अब इसको 21 साल तक जाना है, तो इसको 12 साल चाहिए, 12 साल है अभी इसके पास। तो 12 साल में अगर इसको P1 रुपया मिला है तो 4.5% पर एनम के हिसाब से, 12 साल में 4.5% पर एनम के हिसाब से इसको 54% ब्याज मिल जाएगा ना, 54%। तो अगर P1 रुपया तुम्हारा इसको दिया गया है, 54% इसको ब्याज मिल जाएगा, तो इसके पास कितने पैसे हो जाएंगे, P1 का 154%, 154% हो जाएगा। ये गलती मत कर देना। क्लियर है ना? अगर ये 9 साल का है, 21 साल तक इसके पास अभी 12 साल है, हर साल इसको 4.5% ब्याज मिलता है, तो 12 साल में इसको 54% ब्याज मिल जाएगा। P1 रुपया प्रिंसिपल है, 100% पे 54% इसको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा अमाउंट P1 का, 154%। क्लियर है? कोई डाउट है? फिर बताओ। आज मैच भी देखना, अभी दिखाऊं तुम्हें मैच है। दूसरा देखो, दूसरा लौंडा अभी उसका 13 साल का है, 21 साल तक जाने के लिए इसके पास 8 साल बाकी है, और 8 साल में 4.5% पर एनम के हिसाब से 8 चौक 32 और 1 36, 36% इसको ब्याज मिलेगा। अरे इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 36% इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो P2 प्रिंसिपल है, 100% प्रिंसिपल, P2 पर 36% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका पास अमाउंट कितना हो जाएगा, P2 का 136%, P2 का 136%। और ये क्या होना चाहिए, ये आपका इक्वल होना चाहिए। इसको जस्ट इक्वल कर दीजिए, कहानी खत्म। बस इतना सा क्वेश्चन करना था और इसमें कुछ भी नहीं था। बताओ क्या इसमें कुछ भी करने की जरूरत है? अमाउंट इक्वल करने के लिए बोला है तो अमाउंट इक्वल कर दो। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 से 77, 2 छिक्का 12 तो 28 16। अब कटने का कोई स्कोप नहीं है। तो P1 बाई P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 68 बाई 77 ना। अच्छा अब सुनना गौर से। अब आपसे पूछा छोटे बच्चे का शेयर बताइए। छोटा बच्चा है 9 साल का, इसको मिला है 68 यूनिट, और ये बड़ा बच्चा 13 साल का, इसको मिला है 77 यूनिट। छोटे बच्चे का शेयर 68 यूनिट के लिए पूछिए, आंसर 68 यानी कि 17। 68 में क्या प्राइम नंबर छुपा है, 17। 17 का मल्टीपल ये नहीं है 102, 13 ये भी नहीं है, 17 का ये भी नहीं है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो टोटल जो है 8 7 15 का 5 6 1 7 7 14, 145 यूनिट उसने टोटल जो है अपने बच्चे के अकाउंट में डिपॉजिट किया, क्योंकि इसको P1 दिया, इसको P2 दिया। जबकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना डिपॉजिट किया, 21,750 रुपए। तो यहां से 1 यूनिट के लिए 145 कम 145, 150 हो गई क्या, 1 यूनिट के लिए आ जाएगी 150 रुपए। तो 68 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 इंटू 150, 0 15 120 का 0, 12 15 6 90 और 12 102, हाँ 10,200, ठीक है, 10,200 रुपए। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? सौरभ मत समझो भाई, ठीक है। आपके साथ ही 15,000 के बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय, लगभग 10-15,000। वर्ल्ड कप हारने के बाद कोई मैच नहीं देखा। कोई बात नहीं, P2 को ज्यादा मिलेगा, P1 को कम मिलेगा। ये 154 कैसे हुआ, 154 यार बताया तो। आप मुझे बताओ कि पिताजी ने सपोज छोटे बेटे के नाम P1 रुपए कर दिए और बड़े बेटे के नाम P2 रुपए कर दिए। अब यहां पे उसको बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया जिसपे ब्याज दे रहा बैंक 4.5%। अब छोटा बेटा अगर 9 साल का है, 21 साल की राशि, तो उनको इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाना चाहिए। तो आप मुझे बताओ 9 साल से 21 साल तक का जब आपका छोटा बच्चा होगा तो 12 साल का टाइम होगा कि नहीं इसके पास। 12 साल में अगर हर एक साल में इसको 4.5% ब्याज मिल रहा है तो 12 साल में तो इसको 54% का ब्याज मिलेगा ना, 54% का। अगर 12 साल में इसको 54% ब्याज मिलेगा, अगर यहां बोलता कि ब्याज इक्वल मिला है तो ब्याज इक्वल कर देते, पर यहां बोला अमाउंट इक्वल मिला है। तो P1 रुपया प्रिंसिपल है। अरे प्रिंसिपल होता है हमेशा 100%, 100%, हर चीज 100% है। 100% पे 54% ब्याज मिल गया तो प्रिंसिपल का 154% हो गया कि नहीं, ये हो गया अमाउंट P1 का 154%। सेम चीज हमने यहां से करी और दोनों को इक्वल रख दिया, तो यहां से P1 और P2 का रेशियो आएगा डायरेक्ट। क्लियर है ना? ठीक है, 46 क्वेश्चन इसमें। ठीक है, 1 मिनट भाई। अब बताओ, पहले कमेंट दिखाओ एक बार। हाँ दिनेश बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो दूसरी शीट जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लगा देते हैं। हाँ 45 रह गया, वो मैं कराऊंगा, ध्यान से सुनो पहले। सवाल नंबर 1, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं पहले कराना चाहूंगा। और ये क्वेश्चन सीडीएस 2019 के पेपर का पूछा हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सीडीएस 2019 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, करिएगा जरा।
पहले ये क्वेश्चन करिए, सीडीएस 2019। अब इस पे ना दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दोनों कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सपोज क्या है, ए पर्सन डिवाइडेड ए सम ऑफ रुपीज 17,200 इंटू 3 पार्ट्स एंड इन्वेस्टेड एट 5%, 6%, 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड शीट का क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के बाद उसको सेम इंटरेस्ट मिला। अभी मैंने जो आपको सवाल कराया उसमें था सेम अमाउंट मिला, यहां पे बोला है सेम इंटरेस्ट मिला। तो क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, क्वेश्चन दो तरीके से बनता है कि या तो बोल देगा सेम इंटरेस्ट मिला या फिर बोल देगा सेम अमाउंट मिला। ठीक है, चलो, व्हाट द मनी इन्वेस्टेड 9% पर एनम, तो 9% पर एनम पर कितना मनी इन्वेस्ट किया गया था, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है डिट्टो सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है 2019 का। अब सुनिएगा, ये वाला सवाल आसान होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है। आप मुझे बताओ 17,200 को सपोज 3 पार्ट में तोड़ा गया है, P1, P2 और P3 में। सपोज 3 पार्ट में ब्रेक किया गया, P1, P2 और P3 में। 3 पार्ट में P1, P2, P3 में 5% पर एनम, 6% पर एनम, 9% पर एनम, ये बोला गया। और 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट ईच पार्ट पे इक्वल है। तो 5 अगर देखो, इस पे P1 को 5% ब्याज पे, P2 को 6% ब्याज पे, P3 को 9% ब्याज पे। तो अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया तो 2 साल में, 1 साल में अगर 5% है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा, 10%। अगर 1 साल में 6% तो 2 साल में कितना ब्याज होगा, 12%, है ना। और यहाँ पे 1 साल में अगर 9% है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा, 18%। तो ये यहां से क्या आ गया, ये यहां से आ गया इक्वल, ये आपका इक्वल आ गया। बोलो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, इक्वल आ गया। तो परसेंटेज 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 कट गया। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे P1, P2, P3 का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए क्या, ठीक है, P1, P2, P3 का रेशियो चाहिए। यहां तो बात समझ में आई है। ठीक है, एक बार सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मुझे यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए P1, P2, P3 का रेशियो। तो रेशियो कैसे निकलेगा, ये इक्वल तो है, तो मैंने रेशियो पढ़ा है ना आपको, ये हो जाएगा 1/10 रेशियो 1/12 रेशियो 1/18, ये हो जाएगा ना P1, P2, P3 का रेशियो। हालांकि आप इस बात को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप इस बात को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, P1, P2, P3 का जो रेशियो 1/10 रेशियो 1/12 रेशियो 1/18, ये हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट है। अब 10, 12, 18 का एलसीएम क्या होता है, 180, 80 होता है ना, 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10। तो P1, P2, P3 का रेशियो ये आ गया। तो टोटल कितना, 18 प्लस 15 33, और 33 और 10 43, 43 हो गया। तो 43 यूनिट की वैल्यू होगी 17,200 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए आ गई तो आप मुझे खुद ही बताइए कि 9% पर कितना पैसा लगाएगा, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है, बी 4,000। नहीं वैभव, वैभव बेटा गलती कर रहे हो। अगर यहां पे ये बोला जाता ना कि ही गॉट द सेम अमाउंट, अगर अमाउंट वर्ड इक्वल बोलता तो फिर यहां पे 110%, 112%, 118% होता। यहां पे बोला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल करेंगे, अमाउंट इक्वल बोला तो अमाउंट को इक्वल करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, किसी को इसमें कोई डाउट है। ये मैंने आपको, और ये कैसे हुआ, ये मैंने आपको रेशियो में समझा रखा है कि इस तरीके से चीजें होती है। 9%, अरे 9 1 साल में 9% तो 2 साल में 18% ब्याज हो गया ना। क्लियर है, नगमा तुम्हें नहीं समझ में आया। ये सीट छोटी है, सेकंड शीट जो है ये 10-12 सवाल की है ना। अब ये वाला बना दो, आप बनाइए। ये बनाइए। अब ये एक लेवल एडवांस क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ, पीडीएफ अपलोड करा देंगे अभी। 18,210 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है 3 स्कीम एबीसी में, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 4 साल के लिए। यदि ये तीनों स्कीम जो हैं सिंपल इंटरेस्ट देती है 12%, 10% और 12.5% रेस्पेक्टिवली। तो 3 स्कीम है ए, बी और सी। इसमें पैसा 5 साल के लिए, इसमें पैसा 8 साल के लिए, इसमें पैसा 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यहाँ पे 12% है, यहाँ 10% है, इसमें स्कीम सी में 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ईच स्कीम के कंप्लीशन के बाद उनको जो अमाउंट मिला है वो 3:7:4 के रेशियो में है। तो बताइए स्कीम सी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। आप मुझे बताओ, स्कीम ए
ये अमाउंट का रेशियो दे रखा है हर स्कीम के कंप्लीशन के बाद अमाउंट का जो रेशियो है 3:7:4 है। आप मुझे बताओ स्कीम ए का प्रिंसिपल सपोज ए है, अगर एक साल में इस पे 12% ब्याज है तो 5 साल में 60% ब्याज हो जाएगा। 5 साल में 60% ब्याज हो गया, ए रुपया इन्वेस्ट किया था तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा ए का 160%, ये हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं स्कीम बी को देखूं तो स्कीम बी में 20 रुपया इन्वेस्ट किया गया, एक साल में अगर 10% ब्याज है तो 8 साल में 80% हो जाएगा। अगर 8 साल में 80% ब्याज है तो तुम्हारा फिर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, बी का 180%। ना अब ये हो गया स्कीम सी। स्कीम सी में 12.5% ब्याज एक साल में, तो 4 साल में कितना ब्याज होगा, 4 साल में ब्याज होगा तुम्हारा 50%। 50% तो ब्याज हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% प्रिंसिपल प्लस 50% ब्याज, सी का 150%। तो ये अमाउंट आ गया। और यहां क्वेश्चन में बोला गया कि अमाउंट का जो रेशियो है वो 3:7:4 के बराबर है। तो ऐसा सवाल जो है ये पेपर में अब आएगा इसके हिसाब से। यहां तक क्लियर है। 3:7:4। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए, बी और सी का रेशियो चाहिए, बस क्या चाहिए, रेशियो चाहिए ना। अब सुनना, परसेंटेज 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 हटी जाएगा, 0 0 0 हटी जाएगा। तो ए 16 ए रेशियो 18 बी रेशियो 15 सी बराबर 3:7:4। तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट पता है, रेशियो मैंने सिखाया, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे। यहां पे दिया हुआ है 16, ए का मतलब है 3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 को डिवाइड कर दो 16 से। 18 बी का मतलब है 7, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 7/18। 15 सी का मतलब है 4, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4/15, ये 4/15 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आगे यहां से। अच्छा, मुझे एबीसी का रेशियो निकालना है, तो 16, 18 और 15 का एलसीएम, 18 15 का एलसीएम तो 90 हो गया, 90। और यहां पे मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी तुमको, 90 तो है 8 से, 8 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 8 ये 45 और 45 दिया कितना आ गया 135। 16 18 15 का एलसीएम 90 × 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 16 8 दूनी 16 और 2 90 45, 45 135 रेशियो। 18 5 90, 5 8 40, 40 7 280 रेशियो। 15 6 90, 6 48 और 48 चौका 192, 192। तो ये रेशियो आ गया ए बी और सी का, ये रेशियो आ गया। ठीक, आपसे पूछा सी स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आंसर जो भी होगा 192 का मल्टीपल होगा। कहीं 192 का मल्टीपल है, नहीं, ये मल्टीपल दिख रहा है, एक ऑप्शन सीधा सीधा 3 गुना। अगर मैं आपको दे रखा टोटल 18,210 इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्टमेंट है टोटल, 2 5 7 9 8 17 3 20 का 0 हासिल लगे 2 2 1 3 और 2 5 1 6 607। अगर 607 यूनिट की वैल्यू 18,210 है तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी यहां से 30 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपए तो स्कीम सी में 192 यूनिट इन्वेस्ट किया गया, तो 192 का 30 गुना 5,760 रुपए आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब बताइए किसी को इसमें कोई डाउट है, कुलदीप समझ में आ गया। अरे यहां यार मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि सवाल बनता है दो टाइप से। एक बार होता है जब वो सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल रखने की बोलता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल रखने के लिए बोलता है तो 60 80 और 50 आता है। यहां अमाउंट है, अमाउंट का रेशियो दिया तो अमाउंट के बारे में बात करेंगे। ब्याज तो मिला 60%, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100% होता है, 60% ब्याज मिलेगा तो 160% अमाउंट। 80% ब्याज है और 100% प्रिंसिपल है तो 180% अमाउंट है ना। 50% इंटरेस्ट है, 100% प्रिंसिपल है तो 150% अमाउंट ये होगा। हाँ भी लेखराज कुछ पल्ले पड़ा तुम्हें, बताओ। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये वाला। अच्छा चंदेल, नो डाउट। चलो तो ये आपका जो टॉपिक है ये वाला खत्म होता है। सेकंड शीट स्टार्ट कर देते हैं, उसमें आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12-13 सवाल हैं, खुद ही सॉल्व करोगे आप सारे के सारे क्वेश्चन, समझे कि नहीं। ये बनाइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, ये क्वेश्चन 2016 मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है, माने जल्दी से। सवाल नंबर 2, हाँ शीट नंबर 2 पे आ जाते हैं। कल पढ़ाइएगा कि नहीं, कल तुम पढ़ोगे कि नहीं ये बताओ पहले। देखिए, इफ ए बोरोड रुपीज पी एट x% एंड बी बोरोड रुपीज क्यू, यहां पे साफ साफ बोला है कि क्यू की वैल्यू ज्यादा है पी से, एट y% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम टाइम, टाइम सेम है। अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट्स विल बी इक्वल आफ्टर, कितने समय बाद उनके अमाउंट का जो डेब्ट है वो इक्वल होगा, ये आपसे पूछा गया। जरा बनाएंगे, सॉल्व करिए भाई, दिख रहा है ना सभी को क्वेश्चन। कल कंपाउंड इंटरेस्ट कराएंगे ना, सॉल्व करिए। पहली बात तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये बात समझ लीजिए। प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी रुपए प्रिंसिपल पर, आर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है, टी टाइम है, ये होता है अमाउंट। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कॉमन 1 + RT/100, ये होता है, ये होता है फॉर्मूला एक्चुअली में। तो
ऑप्शन ए। क्लियर है ना? अब देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ए ने कितना पैसा उधार लिया पी, और बी ने कितना पैसा उधार लिया क्यू। ए ने पैसा उधार लिया x% पर एनम के हिसाब से और इसने y% पर एनम के हिसाब से, टाइम जो है सेम है, तो कितने टाइम बाद जो है उनकी डेब्ट इक्वल हो जाएगा, उनका कर्जा बराबर हो जाएगा। तो मैंने ये मान लिया कि टी टाइम बाद उनका जो डेब्ट है, डेब्ट का मतलब कर्जा, कर्जा क्या होता है, अगर आप किसी पर्सन से लोन लोगे तो लोन का मतलब होता है कि आपको प्रिंसिपल भी चुकाना है और आपको सिंपल इंटरेस्ट ब्याज भी चुकाना है, मतलब अमाउंट अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो सपोज टी टाइम बाद अमाउंट इक्वल हो जाएगा, तो अगर बंदे ए ने पी रुपया प्रिंसिपल लिया है तो टी टाइम बाद x% पर एनम के हिसाब से कितना प्रिंसिपल होगा, p इंटू एक्स इंटू टी अपॉन 100। ये होगा कि नहीं? यही होगा। अगर मैं बात करता हूं दूसरे बंदे की क्यों की, दूसरे बंदे की बी की, बी ने क्यू रुपया उधार लिया और क्यू रुपए पर क्यू रुपया प्रिंसिपल y% पर एनम के हिसाब से टी साल में क्यू वाई बाई टी अपॉन 100 तुम्हारा लगेगा इंटरेस्ट। तो ये दोनों के अमाउंट हो जाने चाहिए इक्वल, इक्वल हो जाएगा। तो क्यू इधर आएगा p माइनस क्यू बराबर ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा px माइनस क्यू वाई बटे 100, 100 तो दोनों में है ही, और ये t हमने कॉमन ले लिया, सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्यू वाई माइनस px बटे 100 इंटू टी, इंटू टी। टाइम टी की वैल्यू पूछे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, p माइनस क्यू इंटू 100 बटे क्यू वाई माइनस px आ जाएगा। आंसर क्या है? आंसर ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है, p माइनस क्यू बटे में होना चाहिए px माइनस क्यू वाई, यहां उल्टा दे रखा है, आंसर ए ऑप्शन है। ऊपर नीचे ना माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए, p माइनस क्यू को ऐसे भी तो लिख सकते हो, q माइनस p बटे px माइनस क्यू वाई, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 100, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? कोई डाउट भाई इसमें यहां तक? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है भाई? बोलो, नो डाउट ना? चलो आगे बढ़िए, सवाल नंबर 3 ये बनाइए। सवाल नंबर 3 बनाइए जल्दी से, फास्ट। बाई ऑप्शन भी सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन बाई ऑप्शन भी सॉल्व हो सकता था, पर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 3 बनाइए आप लोग। देखिए, ए बैंकर लेंड्स रुपीज 4000 एट सिंपल इंटरेस्ट टू कस्टमर। एक बैंकर है जो कस्टमर को 4000 रुपए उधार देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए x% है, सेकंड ईयर के लिए x प्लस 3% है, थर्ड ईयर के लिए x प्लस 6% है, एंड सो ऑन। मतलब हर साल रेट जो है 3% बढ़ रहा है। एट द एंड ऑफ 6th ईयर, 6 साल में कस्टमर ने बैंकर को 7480 रुपया पे किया और अपना कर्जा चुका लिया। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है? ये बहुत आसान सा सवाल है। आप मुझे बताइए कि पहले साल कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट x%, दूसरे साल है x प्लस 3%, 3% बढ़ गया, तीसरे साल है x प्लस 6%, और चौथे साल है x प्लस 9%, फिर पांचवें साल हो गया x प्लस 12%, 6 साल बाद कर्जा चुका लिया ना 6th ईयर के एंड में, तो छठे साल के एंड में सिंपल इंटरेस्ट है x प्लस 18%। तो आप मुझे ये बताओ कि टोटल इन 6 सालों में कस्टमर ने कितना इंटरेस्ट पे किया? x x x x x x x 6x 6x, और ये तुम्हारा 6 3 9 18 12 30 18 48, ठीक है ना? नहीं, हाँ ठीक है, आ जाएगा तुम्हारा 45, 6x प्लस 45%। इतना इंटरेस्ट पे किया कस्टमर ने बैंकर को 6 सालों में, 6 सालों में कस्टमर ने बैंकर को इतना परसेंट ब्याज दिया है। नेट जो ब्याज है वो इतना गया है 6 सालों में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बैंकर ने 4000 रुपए उधार दिए थे कस्टमर को, और कस्टमर ने 6 साल बाद 7480 रुपए लौटाए। कितने रुपए लौटाए? 7480 रुपए लौटाए। तो कहने का मतलब है 4000 के 7480 रुपए लौटाए। जीरो से जीरो काट लो, 4 से अगर डिवाइड कर दो तो 100 रुपए के कितने? 100 रुपए के कितना हो जाएगा तुम्हारा? 180, 187 रुपए। 4 से डिवाइड कर लेंगे ना, 187 रुपए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कस्टमर ने बैंकर को फिर 100 रुपया, 100 रुपए के 187 रुपए लौटाए। मतलब कितना उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया? टोटल 87%। अरे 4000 से 7480 का मतलब 87% इंक्रीज हो गया, 87% ब्याज मिला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज मिला 6x प्लस 45%, पर डाटा जो दिया उसके अकॉर्डिंग कस्टमर ने बैंकर को कितना ब्याज दिया है? 87% 6 सालों में। तो 6x की जो वैल्यू है वो होगी 42, 87 माइनस 45 42, और x की वैल्यू होगी तुम्हारी 7। और यही आपसे पूछा, x का मान 7 आ जाएगा। ये 12 और 15, 15 होगा ना? देखो यहां इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैंने क्या किया, ये बीच का है ना, 9 9 का एवरेज ले लिया, 9 पंजे 45, 9 का एवरेज ले लिया 45, ये एवरेज है ना, मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू, और 1 2 3 4 5 है ना, 9 पंजे 45 कर दो, डायरेक्ट शॉर्टकट आ गया दिमाग में, ठीक है? ठीक है, प्लस। बताइए समझ में आ गया ना? आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, यस ये बनाइए।
इसको सॉल्व करिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कि 4,000 रुपए से 7,480 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 87%। चंदेल क्यों नहीं होगा? इसको बनाइए सवाल नंबर 4 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माने जल्दी से देखिए, ए पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी इन टू बैंक्स इन द रेशियो 11:9। एक आदमी ने कुछ पैसा दो बैंकों में लगाया 11:9 के रेशियो में। मतलब पहले बैंक में अगर उसने 11 यूनिट लगाया तो दूसरे बैंक में उसने 9 यूनिट लगाया, तो किस रेशियो में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है? 11:9 के रेशियो में। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर 19% है। तो एक आदमी ने दो स्कीमों में, दो बैंकों में पैसा लगाया, फर्स्ट स्कीम में और सेकंड स्कीम में। 11:9 के रेशियो में, तो प्रिंसिपल का रेशियो है। यहां पे बोला गया है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट वो मिल रहा है 19% का। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे रेट जो है वो 19% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में। ओवरऑल एनुअल इंटरेस्ट, लेकिन अगर हम ओवरऑल इफेक्टिव रेट की बात करते हैं तो ओवरऑल उसको 23.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। 23.5% उसको ओवरऑल ब्याज मिल रहा है, 23.5%। यदि सेकंड इन्वेस्टमेंट से सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो 1305 रुपए, अगर सेकंड इन्वेस्टमेंट से उसको 1305 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो बताइए टोटल इन्वेस्टमेंट बताइए। आप मुझे बताइए, ये तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो है फर्स्ट स्कीम में और सेकंड स्कीम में जो उसने इन्वेस्टमेंट किया वो 11:9 के रेशियो में, और ये तुम्हारे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सेकंड इन्वेस्टमेंट में रेट है। एलिगेशन लगाने के बाद यही रेशियो आएगा ना इन्वेस्टमेंट का। अब देखो, आप सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उसने सेकंड इन्वेस्टमेंट में किस रेट से पैसा लगाया, रेट निकालना। तो 23.5 में से 19 घटाओगे कितना आ जाएगा? 4.5, 4.5% आ जाएगा डिफरेंस। तो आप खुद ही देख पाओगे कि अगर 9 की वैल्यू 4.5% है आधा, तो 11 की वैल्यू भी आधा 5.5% होगी, 5.5%। अब आप खुद ही सुनना कि 23.5% मीन वैल्यू 19 से बड़ा है, तो यहां वैल्यू 23.5% से ज्यादा होगी। 23.5 में 5.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29%, 29%। आप मेरी बात को समझे? यानी कि सेकंड इन्वेस्टमेंट को 29% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चढ़ाया गया है। ये बहुत लॉजिकल और आसान सा क्वेश्चन है। मतलब सेकंड इन्वेस्टमेंट जो भी है, सेकंड इन्वेस्टमेंट जो भी है उस पे कितना ब्याज मिल रहा है? 29%। अगर मैं बात करूं सेकंड इन्वेस्टमेंट पे एक साल में 29% ब्याज मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 29% है। जबकि सेकंड इन्वेस्टमेंट पर ब्याज कितना मिला है? 1305 रुपए। और सेकंड इन्वेस्टमेंट पे, अगर सेकंड इन्वेस्टमेंट पे ब्याज की दर 29% है, तो सेकंड इन्वेस्टमेंट का 29% 1305 रुपए के बराबर होना चाहिए। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट का 100%, ये 29 चौका कितना हो गया तुम्हारा? 116। कितना बच गया तुम्हारा? 14। 29 पंजे 145। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट का 1% 45। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट का टोटल इन्वेस्टमेंट, उसकी जो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है स्कीम फर्स्ट और स्कीम सेकंड में 11:9 के रेशियो में किया है। आपको यहां पता है कि सेकंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 45 रुपए आ चुकी है, यानी कि 9 यूनिट का मतलब 45 रुपए है। तो 1 यूनिट का मतलब तुम्हारा 200 रुपए। कितना है? 200 रुपए। आपसे पूछा टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 20 यूनिट। तो 20 11 20, 1 यूनिट का मतलब 500 रुपए। तो 20 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 10,000 रुपए। 10,000 रुपीज क्वेश्चन का आंसर है। टोटल उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया दोनों स्कीमों में। आंसर क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? 10,000 रुपीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, ये बने सवाल नंबर 5। नो डाउट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और बहुत तगड़े तरीके से कराऊंगा मैं सवाल को। बेसिक से करोगे तो टाइम लगेगा, हमारे तरीके से करोगे तो नहीं लगेगा। ये बनाओ, a man lent out to equal sum in two parts at the rate of 12% and 11% per annum on simple interest respectively. If the former is recovered 3 months earlier than the later and he received equal amount of 15,960 रुपया each from both the parts, find the principal. ये बनाओ। बी ऑप्शन आ भी गया आपका। अच्छा, पहली बात तो 16,200 रुपए आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट से कम होता है। अगर अमाउंट 15,960 है तो 16,200 रुपए प्रिंसिपल हो ही नहीं सकता। एक ऑप्शन तो हट गया। देखिए मेरी बात सुनिएगा, एक आदमी ने दो इक्वल सम, दो बराबर बराबर पैसे 12% और 11% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे चढ़ा दिए। बोला कि मुझे पैसा वापस चाहिए। तो पहले वाले आदमी, पहला वाला आदमी दे रहा है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा वाला आदमी दे रहा है 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मर जो है, पहले वाले व्यक्ति ने दूसरे वाले व्यक्ति से 3 महीने पहले ही कर्जा चुका दिया। 3 महीने पहले ही कर्जा चुका दिया, ठीक है। मतलब अगर दूसरे वाले व्यक्ति ने अगर टी टाइम लिया तो इसने टी -3 मंथ लिया है। यदि दोनों ने इक्वल अमाउंट चुकाया है 15,960 रुपए ईच,
तो बताइए प्रिंसिपल क्या है। अब आप मुझे खुद बताओ, एक आदमी ने दो बराबर धनराशि उठाई और दो अलग अलग व्यक्तियों को उधार दी। इसको दिया है 12% पर एनम के हिसाब से और इसको दिया है 11% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है। और दोनों ने उसको बराबर बराबर धनराशि लौटाई है। इसने भी 15,960 रुपए लेके कर्जा रफा दफा किया है और इसने भी 15,960 रुपए देके कर्जा रफा दफा किया है। क्लियर है। आप मुझे बताइए कि यहां पे प्रिंसिपल भी दोनों का सेम है, दोनों ने यहां पे अमाउंट भी इक्वल लौटाया है। इसने भी 15,960, इसने भी 15,960, यानी कि दोनों को जो ब्याज देना पड़ा है सिंपल इंटरेस्ट वो भी सेम है। दोनों लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट भी सेम ही दिया है। बस इतनी देर का सवाल था, जिस बच्चे ने लॉजिक पकड़ लिया उसका सवाल खत्म। सिंपल इंटरेस्ट दोनों आदमियों ने सेम दिया है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आप मुझे एक बताओ, यहां पे प्रिंसिपल तुम्हारा सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों आदमियों को बराबर बराबर पैसा उधार दिया है। 100 आपका कांस्टेंट है। यहां दोनों आदमियों को बराबर बराबर ब्याज देना पड़ा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कांस्टेंट है। इसने भी उतना ही रुपए ब्याज दिया, इसने भी उतने रुपए ब्याज दिया। लेकिन पहले आदमी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? पहले आदमी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और दूसरे के लिए 11%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो है 12:11। फर्स्ट पर्सन 12% रेट चुकाता है, सेकंड पर्सन 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है। तो आप मुझे खुद ही बताओ, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है ए गुणा बी बराबर सी रूल। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। जो रेट का रेशियो अगर 12 से 11 है तो टाइम का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स होगा। टाइम का रेशियो रहा होगा 11:12। टाइम का रेशियो क्या रहा होगा? 11:12। बस इतना सा लॉजिक लगाना है आपको और कुछ भी नहीं करना। जो रेट का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो जस्ट उसका रिवर्स होगा। ओके, सिंपल इंटरेस्ट जो है तुम्हारा कांस्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बदल रहा, ठीक है। साधारण ब्याज दोनों आदमियों ने बराबर बराबर दिया है, तो जो रेट का रेशियो है उसका जस्ट रिवर्स टाइम का रेशियो। आप खुद ही समझो ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल तो दोनों व्यक्तियों का बराबर बराबर है, 100 तो कांस्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है आर इंटू टी पे। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर दो आदमी बराबर बराबर दे रहे हैं तो जो इस रेशियो में उनका रेट होगा, टाइम जो है उसके रिवर्स रेशियो में होगा। बताइए, किसी को कोई डाउट है? अब यहां पे साफ साफ ये बोला गया कि पहले आदमी से ब्याज 3 महीने पहले ही रिकवर कर लिया जाता है। मतलब पहले आदमी ने अगर 11 यूनिट टाइम लिया तो दूसरे ने 12 यूनिट टाइम लिया है, तो पहले आदमी ने कितना कम समय लिया? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब होगा 3 मंथ, यानी कि 3 महीना। 1 यूनिट का मतलब होगा 3 मंथ। अगर 1 यूनिट का मतलब 3 मंथ है, अब देखो, आप दोनों ही व्यक्तियों का डाटा यूज कर सकते हो प्रिंसिपल निकालने के लिए, इस वाले का भी और इस वाले का भी। मेरे हिसाब से वो डाटा यूज करो जहां इंटीजर आ रहा हो। अगर 1 यूनिट का मतलब 3 मंथ है तो 12 यूनिट का मतलब हो जाएगा 36 मंथ। 12 यूनिट का मतलब हो जाएगा 36 मंथ, और 36 मंथ्स का मतलब होता है 3 साल। 36 मंथ का मतलब होता है 3 साल। तो मैं ये निकाल सकता हूं कि जो तुम्हारा सेकंड आदमी है, इसको पैसा पे करने में 12 यूनिट यानी कि 3 साल का समय लगा। यहां मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहां आपका 33 मंथ चला जाता है ना, 33 मंथ, जो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती। तो ये देखिए कि सेकंड आदमी को 3 साल का समय लगा है पूरा कर्जा चुकाने में। कितना समय लगा? 3 साल का टाइम लगा है। अगर सेकंड आदमी को 3 साल का टाइम लगा है पूरा कर्जा चुकाने में और वो हर साल 11% ब्याज देता है, तो अगर उसका प्रिंसिपल 100% है तो एक साल में अगर वो 11% ब्याज देता है तो 3 साल में कितना ब्याज दिया होगा उसने? 33%। तो उसका जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल का 133% हो जाना चाहिए कि नहीं? सेकंड आदमी ने अगर ₹P उधार लिया है तो उसने 3 साल में 33% ब्याज दिया होगा, तो अमाउंट कितना लौटा है प्रिंसिपल का? 133%। और इसकी ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 15,960 रुपए। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 133 से कम 120 रुपए। तो प्रिंसिपल 100% की वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12,000 रुपीज। ये है मेथड प्रॉपर करने का। बताओ कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये सवाल समझ में आया, उनको मजा आया करके, तरीका उनको पल्ले पड़ा ये वाला? बताओ। अरे क्लियर है? ₹6,000 लौटाने का मतलब है कि अंकित ने अगर 6,000 रुपए उधार लिया तो अब 2,000 रुपए लौटा दिए तो प्रिंसिपल अंकित का 4,000 रुपए हो गया। ये जो पैसा लौटाए जाते हैं प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल। अगर आपने 6,000 रुपए उधार लिया बैंक से और 6 साल बाद आपने 2,000 रुपए लौटा दिया तो आपका जो प्रिंसिपल है वो केवल 4,000 रुपए रह गया। मतलब अब आपको जो ब्याज है वो केवल और केवल 4,000 रुपए पर देना है, क्योंकि 6,000 रुपए प्रिंसिपल में से 2,000 रुपए प्रिंसिपल आपने लौटा दिया। ब्याज साथ के साथ दे रहे हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग से 6 साल तो गुजर गए, तो स्टार्टिंग अब यहां से 4 साल की कहानी और है, तभी तो स्टार्टिंग से टोटल 10 साल हुए। 6 साल प्लस 4 साल 10 साल। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद स्टार्टिंग से उसने 5300 रुपए लौटा दिए। तो आप मुझे खुद बताओ
ये स्टार्टिंग से 10 साल बाद उसने 5300 रुपए लौटा दिया एंड सेटल हिज अकाउंट, और अपना कर्जा जो है वो चुका दिया। तो भैया मुझे एक बात बताओ कि अंकित ने पैसा लिया था 6000 रुपए, 6 साल के बाद उसने 2000 रुपए लौटाया, फिर उसके 4 साल बाद उसने 5300 रुपए लौटाया, तो कुल मिला के अंकित ने बैंक को कितना पैसा दिया है? 2000 रुपए तो ये दिया यहां पे, और 5300 रुपए ये दिया है, 5300 रुपए ये दिया। तो अंकित ने बैंक को कुल 7300 रुपए दिया है कि नहीं? 7300 रुपए दिया। अरे यहां तक तो कोई समस्या नहीं, कुल 7300 रुपीज दिया है। आप मुझे बताओ अंकित ने बैंक से पैसा कितना लिया था? 6000 रुपए। 6 साल में उसने 2000 रुपए जो है यहां कर्जा चुकाया, और फिर उसके 4 साल बाद 5300 रुपए देके 5300 रुपए में प्रिंसिपल प्लस ब्याज सब कुछ दे दाके उसने कर्जा रफा दफा कर दिया। तो बैंक को 2000 रुपए ये और 5300 रुपए, टोटल 7300 रुपए देके कर्जा रफा दफा कर दिया। तो उसने उधार लिया था 6000 और बैंक को दिया 7300, तो कुल मिला के उसने 1300 रुपए बैंक को ब्याज दिया है। अगर मैं बात करूं तो इन 10 सालों में उसने बैंक को कितना ब्याज दिया? इन 10 सालों में उसने बैंक को ब्याज दिया है 1300 रुपए का, 1300 रुपए का ब्याज दिया। आपसे पूछा ब्याज की दर ज्ञात करिए। भैया ब्याज की दर जो है वो हमेशा बराबर है, मैंने ब्याज की दर मान ली R%। कितनी मान ली? R% ब्याज की दर है। आप मुझे बताओ कि अगर 6000 रुपया प्रिंसिपल है तो एक, अगर ब्याज की दर R% है तो 6000 का R% होता है 60R। एक साल में 60R रुपए का ब्याज बनेगा, तो 6 साल में कितना ब्याज बनेगा? 6 साल में ब्याज बनेगा 360R रुपए का। मेरी बात को सुनना, इतनी बात समझ में आ रही है? 360R रुपए का। उसके बाद प्रिंसिपल 4000 रुपए है, ब्याज की दर R% है, तो 4000 रुपए का R% निकालो 40R। एक साल में ब्याज बनेगा 40R रुपए का, तो 4 साल में कितना ब्याज बनेगा? 160R रुपए का, 160R। तो आप मुझे बताओ टोटल ब्याज कितना देना पड़ा? 360 प्लस 160, 520 है ना, 520R रुपए ब्याज देना पड़ा, और ब्याज देना कितना पड़ा? 1300 रुपए। तो R की वैल्यू कितनी आएगी? 0 से 0 काट दो, 13 से 10 बार, 13 चौका 52, 10/4 यानी कि 2.5। तो ये आ गया 2.5। तो 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है? घर वापस बता देंगे, टेंशन मत लो। उधार लिया, 6 साल में उसने 2000 रुपए और चुका दिए, तो उसका प्रिंसिपल केवल 4000 रुपए रह गया। फिर उसने इसके 4 साल बाद 5300 रुपए चुका के अपना कर्जा रफा दफा कर दिया, तो कुल मिला के 2000 प्लस 5300, 7300 रुपए उसने लौटाए। 7300 रुपए उसने बैंक को दिए, जिसमें से 6000 रुपया प्रिंसिपल है, तो ब्याज उसने कितना दिया? इन 10 सालों में उसने 1300 रुपए ब्याज दिया। कितना दिया? 1300 रुपए, 1300 रुपए ब्याज दिया। मैंने ब्याज की दर R% मान ली, तो देखो इन 6 सालों के लिए प्रिंसिपल है 6000, 6000 रुपए प्रिंसिपल पर R% ब्याज की दर से 6 साल का ब्याज कितना बनता है? 360R रुपए बनता है कि नहीं? 4000 रुपए प्रिंसिपल पर R% की दर से एक साल में 40R और 4R में 160R, तो टोटल ब्याज 520R की वैल्यू 1300R आ गया, 2.5%। नहीं अनिल, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, जहां दोनों जगह प्रिंसिपल अलग अलग है, तो सीधा मत कर देना।